हेलो दोस्तों। पहले एक बात बताइए, आप लोग कहानी देखने आए हो या फिर स्किप करके आगे जाने वाले हो? अगर सच में देखने आए हैं तो एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी मेहनत कोई देख रहा है। और अब बिना किसी ड्रामे के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। मन्नत एक जुनून भाग 6। सुबह की पहली किरण खिड़की से होकर कमरे में फैल रही थी। मन्नत की पलकें हल्के से फरफराई और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गई। वह हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए उठी। अब उसे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। नींद पूरी हो चुकी थी, लेकिन जैसे वो बैठी, दिल में एक अजीब सा खालीपन उतर आया। उसकी नज़रें अपने पास गई। खाली जगह अमृता नहीं थी। आज इन 3 सालों में पहली बार वह उसके बिना सोई थी। कल रात तो नींद की गोली का असर था, वरना जो कुछ हुआ था उसके बाद तो नींद भी उससे दूर भाग जाती। अचानक एक बार फिर होटल रूम का हर एक सीन उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसकी सांसें धीमी हो गई, आंखें नम हो गई, चेहरा जैसे रोने को हो। वह बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बुदबुदाई, थैंक यू माता रानी, आपने मुझे कल बचा लिया, वरना वो शेख ना जाने मेरे साथ क्या करता। उसकी आवाज़ कांप गई। मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता। उसने अपनी आंखें बंद कर लिए और अपने हाथ जोड़ लिए। आप मेरे साथ थी तभी मैं बच पाई। प्लीज़ ऐसे ही मेरा साथ दीजिएगा और धीरे धीरे मेरी यादें भी वापस दिला दीजिए। उसकी सांसें भारी हो गई। बहुत गंदे लोग हैं इस दुनिया में माता रानी, किसी का कैसे फ़ायदा उठाना है सब जानते हैं। एक पल रुकी, उसका चेहरा मायूस हो गया, आंखें एक बार फिर नम हो गई। वह बुदबुदाई, अंकल ने सच में मुझे बेच दिया था क्या? लेकिन तुरंत उसने सिर झटक दिया। नहीं नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी, वरना फिर से डर लगने लगेगा। उसने गहरी सांस ली। बस इतना काफ़ी है कि मैं बच गई। लेकिन अगले ही पल उसके होठों से अचानक निकला, अगर उस शेख ने मुझे गंदा कर दिया होता। उसकी आवाज़ टूट गई तो मैं अपनी जान ले लेती, क्योंकि मुझे मेरे। वह अचानक रुक गई, भवें सिकुड़ गई। क्योंकि मुझे मेरे क्या? वह खुद से ही सवाल करने लगी। मैं क्या बोलने वाली थी? उसका माथा सिकुड़ गया। ऐसा लग रहा है जैसे ये बात मैंने पहले भी बहुत बार कही है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दिमाग पर जोर डालने लगी और याद करने लगी। क्या मैं ये कहना चाहती थी कि मेरे जिस्म को कोई नहीं छू सकता सिवाय? लेकिन आगे के शब्द जैसे गायब हो गए। सिवाय कौन? उसने अपना सिर पकड़ लिया। दर्द फिर से उभरने लगा और तभी कुछ धुंधली तस्वीरें उसकी आंखों के सामने उभरने लगी। वह वहीं बैठ गई, आंखें बंद, सांसें तेज। उन धुंधली यादों में एक लड़का एक लड़की दोनों साथ में हंसते हुए खुश थे, और वो लड़का बार बार उसकी तरफ झुक रहा था जैसे वो बहुत अपना हो। मन्नत की भवें और सिकुड़ गई। ये कौन है? वह धीरे से बुदबुदाई, ये लड़का ये लड़की इतने खुश क्यों हैं? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इन्हें जानती हूँ? उसके होठों पर हल्की सी उलझी हुई मुस्कान आई। उसने सिर हल्का सा झुकाया और खुद से ही बुदबुदाई, ये कैसी यादें हैं मेरी माता रानी, बिल्कुल टीवी के सिग्नल की तरह। जब मन करता है आ जाती है, और जब मैं पकड़ने की कोशिश करती हूँ तो झट से गायब। उसने हल्का सा मुंह बनाया, जैसे किसी से शिकायत कर रही हो। और ऊपर से इनकी आदत भी बड़ी अजीब है, बिना बताए आती है और बिना बताए चली जाती है, जैसे कोई वीआईपी गेस्ट हो जिनका खुद का ही टाइम टेबल चलता है। फिर उसने आंखें घुमाई और तकिए पर सिर पटकते हुए बोली, एक बार ठीक से आ जाओ ना, मैं भी तो देख लूँ, आखिर तुम हो कौन जो इतने रोमांटिक बनते हो? उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ यादें नहीं, बल्कि उसके दिल और रूह का कनेक्शन था जो धीरे धीरे जाग रहा था। और जितना वेदांश उसके करीब आएगा, उतनी ही उसकी यादें वापस लौटेंगी। लेकिन मन्नत अभी भी इससे अनजान थी। वह अभी भी उन धुंधली तस्वीरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक उसे अपने आसपास एक तेज और पावरफुल खुशबू महसूस हुई। जेंट्स परफ्यूम, वही खुशबू जो कल रात भी थी। उसका ध्यान तुरंत टूट गया।
वह एकदम से चौकन्नी होकर उठी। उसने हल्के से अपनी नाक सिकोड़ ली और गहरी सांस लेकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। अगले ही पल उसकी आंखें हल्की सी फैल गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। होटल का वो सीन अचानक उसकी आंखों के सामने घूम गया। अंधेरा, डर और वो फिर रहस्यमयी शख्स जो उसके बहुत करीब था, इतना करीब कि उसकी सांसें तक महसूस हो रही थी। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप गई। उसे साफ याद आया, वह उसके कान के पास झुका था और बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया था, जान। मन्नत का दिल जोर से धड़क उठा। वह एकदम से सिमट गई। कौन था वो? उसने खुद से बुदबुदाया। मैं तो उस इंसान के बारे में सोचना ही भूल गई थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई। वह मेरे इतने करीब था कि मेरी धड़कन तक बढ़ गई थी। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। और वो मुझे जान कहकर क्यों बुला रहा था? उसकी आंखों में डर और उलझन दोनों थे। फिर उसने अपने आसपास देखा, लेकिन उसकी ये खुशबू अभी भी यहाँ क्यों है? एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, क्या वो कल रात यहाँ? लेकिन तुरंत ही उसने सिर झटक दिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? वह इस फ्लैट के अंदर कैसे आ सकता है? उसने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद वो मेरे कल इतना करीब था कि उसकी खुशबू मेरे कपड़ों या मेरे शरीर में रह गई होगी, इसलिए अब भी महसूस हो रही है। उसने गहरी सांस ली। दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि हल्की सी सॉफ्टनेस आ गई थी। वो धीरे से बुदबुदाई, माता रानी के साथ साथ मुझे उससे भी थैंक यू बोलना चाहिए। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उस वक्त मुझे लगा था कि वो भी उसी शेख का आदमी होगा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर वो नहीं होता तो मैं कल वहाँ से निकल ही नहीं पाती। उसकी आवाज़ में अब सच्चाई थी। भले ही मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी पॉजिटिव वाइब आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद किए और दोबारा हाथ जोड़ लिए। जो भी हो माता रानी, उसका ख्याल रखना, और हाँ, मेरी तरफ से भी उसे थैंक यू बोल देना। फिर उसने धीरे से आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुराई। और अगर वो कभी मिला ना, तो मैं खुद उससे थैंक यू ज़रूर बोलूँगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिससे वो दुआ में याद कर रही है, वो उससे दूर नहीं बल्कि बहुत करीब है और उसकी हर सांस, हर एहसास पर नज़र रखे हुए है। वही मन्नत ने खुद को किसी तरह संभाला, गहरी सांस ली और धीरे से खुद से बोली, बस बहुत हुआ। उसकी आंखों में अब एक अलग ही दृढ़ता थी। अब मुझे कुछ नहीं सोचना, ना किसी को याद करना है, ना कल रात को जो हुआ वो यहीं ख़त्म। आज से मुझे अपनी ज़िंदगी खुद संभालनी है। वह बेड से उठी, धीरे धीरे कमरे में टहलते हुए बोली, पहले तो मुझे नौकरी ढूंढनी होगी, क्योंकि अमृता का भी पता नहीं वह कब तक लौटेगी, और तब तक मैं कैसे सरवाइव करूंगी। उसने खुद से जवाब दिया, नहीं, अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना, ना किसी पर भरोसा करना है। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं अपनी नौकरी खुद ढूंढूंगी। एक पल के लिए वह रुकी, फिर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उससे पहले मुझे खुद को संभालना होगा। कल रात से मैंने ठीक से कुछ खाया भी नहीं। पहले फ्रेश हो जाती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, फिर सोचूंगी कहाँ जाना है। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा स्टेडी थी। अब मुझे अकेले ही सब कुछ करना है, और सबसे पहले अपने डर पर काबू करना होगा, नॉर्मल बिहेव करना होगा। कुछ सेकेंड तक वो ऐसे ही खड़ी रही, फिर धीरे से बुदबुदाई, माता रानी बस साथ देना। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभालते हुए सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ वेदांश अब भी उदयपुर में ही रुका था। उसने मुंबई जाना कैंसिल कर दिया था। उसका रिसॉर्ट जो मन्नत के फ्लैट के बिल्कुल पास में था, वह अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकला। उसके बाल हल्के गीले थे, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी, वह सीधे लैपटॉप पर जाकर टिक गई। उसकी आंखों में तुरंत वही गहरी चौकन्नी चमक उतर आई। उसने मन्नत के पूरे फ्लैट में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे और अब हर एक कैमरे का एक्सेस उसके पास था। वह धीरे धीरे चलते हुए बेड के पास आया और स्क्रीन पर नज़रें जमा दी। उसकी उंगलियां हल्के से कीबोर्ड पर चली, कैमरा एंगल बदला। मन्नत का कमरा स्क्रीन पर सामने था, लेकिन बेड खाली था।
मन्नत वहाँ नहीं थी। एक सेकेंड के लिए वेदांश की भव्य हल्की सी सिकुड़ी, फिर अगले ही पल उसके होठों पर एक धीमी गहरी मुस्कान आ गई। ओह, उसने सिर हल्का सा झुकाया तो मेरी जान उठ गई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून भी था और छुपा हुआ जुनून भी। वह स्क्रीन के थोड़ा और करीब आया, जैसे उसे महसूस करना चाहता हो। गुड मॉर्निंग जान, उसने बहुत धीमे लगभग फुसफुसाते हुए कहा, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए। काश मैं एक पल पहले देख पाता आपको उठते हुए, आपका खिला हुआ चेहरा। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन कोई बात नहीं। वह सीधा होकर खड़ा हुआ। अब तो पूरा दिन है हमारे पास, उसने स्क्रीन पर नज़रें गड़ाए रखते हुए धीरे से कहा। देखते हैं मेरी जान आज क्या क्या करती हैं। वह उठकर वार्डरोब की तरफ जाने ही वाला था कि अचानक उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी नज़रें फिर से स्क्रीन पर टिक गई और इस बार वह पूरी तरह ठहर गया। स्क्रीन पर मन्नत वॉशरूम से बाहर आ रही थी। उसने बस एक सफ़ेद टॉवल अपने शरीर पर लपेट रखा था, जो उसके सीने तक बंधा हुआ था। उसके छोटे गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी, धीरे धीरे उसके कंधों से फिसलती हुई उसकी पीठ पर रास्ता बना रही थी। कमरे में हल्की सी ठंडक थी और उसी के साथ उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी नरमी और खामोश खूबसूरती घुली हुई थी। वहीं वेदांश की सांस एक पल के लिए थम गई। उसकी आंखें गहरी हो गई। वह बिना पलक झपकाए मन्नत को देखता रह गया। उसने हल्के से अपने होठ दांतों तले दबा लिए। 3 साल, पूरे 3 साल बाद वो इसे इस तरह देख रहा था। पहले भी देखा था कई बार, लेकिन आज कुछ अलग था। दिल की धड़कनें तेज हो गई। एक अजीब सा खिंचाव जो सीधा दिल तक उतर रहा था। उसके होठों पर धीमी लेकिन गहरी मुस्कान आई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और बहुत धीरे से बोला, जान, यह मंजर, वैसे तो मैंने यह नज़ारा कई बार देखा है, लेकिन 3 साल के इस लंबे अंतराल के बाद आपको इस रूप में देखना, सच कहूँ तो आप मेरी सांसें छीन रही हैं। आप आज भी क़यामत ढा रही हैं। वह एक लंबी और बेताब आह भरकर लैपटॉप की तरफ झुक गया, जैसे स्क्रीन के पार मन्नत को महसूस कर पा रहा हो। काश काश मैं इस वक्त आपके करीब होता। मैं अपनी बाहों में भरकर आपकी इन गीली जुल्फ़ों के साथ खेलता, उन पर बिखरे पानी को अपने होठों से पोंछता। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी। वह ठंडी आह भरते हुए बोला, मगर अफसोस, फ़िलहाल मुझे सिर्फ इस ठंडी स्क्रीन को देखकर ही खुद को तसल्ली देनी पड़ रही है। पर कोई बात नहीं जान, यह फासले बहुत छोटे हैं। बहुत जल्द हम फिर से एक होंगे और उस दिन मैं आपको अपनी बाहों में भरकर इतना प्यार करूँगा कि ये 3 साल की सारी दूरियां मिट जाएंगी। बस थोड़ा और इंतज़ार मेरी जान। अभी वह स्क्रीन के सामने खड़ा उसे देख ही रहा था कि अगले ही पल उसकी आंखें एकदम फैल गई। मन्नत जैसे ही टॉवल को थोड़ा सरकाते हुए कपड़े बदलने लगी, वेदांश का गला सूख गया। उसने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली। एक हल्की सी खांसी के साथ उसने खुद को संभालने की कोशिश की। दिल की धड़कन एक बार फिर अचानक तेज हो गई थी। 3 साल बाद उसके अंदर वह एहसास फिर से जाग उठा था, जिसे उसने बहुत मुश्किल से दबा कर रखा था। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर से बुदबुदाया, ये क्या कर रही हैं आप जान? दूर से मुझे बहकाने की कोशिश, बेपरवाह अनजान बनकर। उसके होठों पर स्माइल आ गई। वह धीमी आवाज़ में बोला, लेकिन उसमें काबू साफ झलक रहा था, मैं आपको इस रूप में देखना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। उसने धीरे से सिर झुका लिया, कैमरे के पीछे से नहीं, मेरे सामने, आपकी मर्जी से। उसकी आंखों में एक अलग ही नरमी थी। भले ही आप मेरी पत्नी हैं, हमारे बीच पहले भी बहुत कुछ हुआ है। एक पल फिर रुका। उसकी आवाज़ और गहरी हो गई, लेकिन वेदांश राठौर अपनी हदें जानता है और उन्हें पार नहीं करता। उसके चेहरे पर अब एक संतुलित आत्मविश्वासी मुस्कान थी। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। वेदांश तुरंत सतर्क हो गया। उसने बिना देर किए लैपटॉप बंद किया और ठंडी आवाज़ में बोला, कम इन। दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुला। शिव अंदर आया। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी। चेहरा थका हुआ, आंखें लाल। साफ दिख रहा था कि रात भर उसने एक पल भी आराम नहीं किया। वेदांश की नज़र उस पर पड़ी। उसने हल्के से कहा, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, बहुत थक गए हो। फिर उसकी आवाज़ थोड़ी गंभीर हुई,
कुछ पता चला? शिव ने तुरंत फाइल आगे बढ़ाई और कहा, यस किंग, ये मिस मन्नत की पिछले 3 साल की पूरी डिटेल है। वेदांश ने फाइल ली और बिना समय गंवाए पढ़ने लगा। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर शिव ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कल उस शेख के हिसाब से मिस मन्नत नौकरी की तलाश में होटल गई थी। मिस्टर मेहता ने उन्हें बताया था कि उन्होंने उनके लिए जॉब अरेंज की है अपने किसी रसूखदार दोस्त के पास। उसकी आवाज़ भारी हो गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वही मेहता उन्हें 50 लाख में बेच चुका था। फाइल पकड़ते हुए वेदांश की उंगलियां कस गई, जबड़ा जकड़ गया, आंखों में लाल रंग उतरने लगा, लेकिन वह अब भी खामोश था। शिव आगे बोला, पिछले 6 महीने से वो लगातार जॉब ढूंढ रही हैं। उससे पहले एक छोटी सी कंपनी में काम कर रही थी। वेदांश ने नजरें उठाई और पूछा, निकाल क्यों दिया? शिव ने जवाब दिया, क्योंकि उनके पास कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं था। उन्हें जॉब उनके इंटरव्यू के बेस पर मिली थी, लेकिन जब कंपनी का मैनेजमेंट और ऑनर बदला तो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए और मिस मन्नत के पास कुछ भी नहीं था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तब से वो लगातार नौकरी ढूंढ रही हैं, लेकिन बिना सर्टिफिकेट के कोई उन्हें अच्छी जॉब नहीं दे रहा है। वेदांश की आंखें अब भी फाइल पर थी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। फिर उसने धीरे से पूछा, और 3 साल पहले जब वो मुझे छोड़कर गई, शेखावत मेंशन नहीं गई, तो उदयपुर कैसे पहुंची? शिव ने हल्की सी सांस छोड़ी और कहा, आई एम सॉरी किंग, उसका कोई लिंक नहीं मिल रहा है, जैसे वो बीच में कुछ समय के लिए गायब हो गई हो। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और अमृता और उसके परिवार को भी ढूंढ रहा हूँ। जैसे वो मिलेंगे शायद सब साफ हो जाए। वेदांश चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शक साफ दिख रहा था। वह फीकी मुस्कान के साथ कहा, वेदांश राठौर की पत्नी एक जॉब के लिए दर-दर भटक रही थी। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? तभी शिव ने हिचकिचाते हुए कहा, एक बात और किंग, पता नहीं सच है या सिर्फ अफवाह। वेदांश ने तुरंत नजरें उठाई। मेरी जान के बारे में हर बात मेरे लिए सच और ज़रूरी है शिव, बोलो। शिव ने गंभीर होकर कहा, जब मैं उनकी पुरानी कंपनी गया, वहाँ के उनके पुराने कलीग से जब पूछताछ की और उनके पुराने बॉस से बात की तो पता चला मिस मन्नत किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस अमृता को छोड़कर। पूरे शहर में वो किसी को नहीं जानती थी सिवाय मेहता फैमिली के। वेदांश खामोश था, उसकी नज़रें दूर कहीं टिकी हुई थी। शिव की बात सुनकर भी उसके चेहरे पर कोई तुरंत रिएक्शन नहीं आया। कुछ सेकंड बाद उसने धीमी आवाज़ में कहा, तो इसमें गलत क्या है शिव? उस वक्त वह उदयपुर में नहीं थी, किसी को नहीं जानती होंगी। शिव ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं किंग, बात इतनी सिंपल नहीं है। वह थोड़ा आगे आया। वेदांश की भव्य हल्की सिकुड़ी। क्या? शिव ने गहरी सांस ली। जब उन्होंने नई नौकरी ज्वाइन की थी और जब भी उनसे उनके अतीत के बारे में कुछ भी पूछा जाता था तो वो घबरा जाती थी, अचानक चुप हो जाती थी। वेदांश की नज़रें अब पूरी तरह उस पर टिक गई। शिव ने आगे कहा, वो कभी जवाब नहीं देती थी। उनके कलीग्स का कहना है कि हर बार अमृता उनके बीच में आ जाती थी और जवाब भी वही देती थी। मिस मन्नत उन सबके सामने बिल्कुल एक ब्लाइंड बुक थी। ऐसा लगता था जैसे उनका कोई अतीत था ही नहीं। ये बात बहुत अजीब है किंग। उनकी बातों से तो मुझे यही लगा कि कहीं मिस मन्नत सब कुछ भूल तो नहीं गई हैं। वेदांश का चेहरा पूरी तरह गंभीर था। उसके भी जहन में ये बातें चल रही थी। उसे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। फिर अचानक उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। सही कहा शिव, वह अजीब हैं, लेकिन मेरी जान है। उन्हें सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। मैं अपनी जान को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह होश में कभी अमृता के पास नहीं जाती, तो फिर ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी कि उसे उसके पास जाना पड़ा। उसने एक लंबी सांस ली और आगे बोला, जब वो चली गई थी तब मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी कसम से बांध रखा था। लेकिन कबीर और मयंक ने उन्हें ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ मुंबई ही नहीं, आसपास के हर इलाके में उन्हें ढूंढा गया। कबीर ने तो अपने जासूस तक लगा दिए थे। वेदांश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, जैसे किसी गहरी बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उनके छोटे बाल, उनका बदला हुआ अंदाज, अगर कोई उन्हें ध्यान से ना देखे तो पहचान ही ना पाए कि वह मिस मन्नत है। शायद यही वजह थी कि वह किसी के हाथ नहीं लगी। वह अचानक गंभीर हो गया।
लेकिन सवाल ये है कि ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। वेदांश कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखें गहरी होती जा रही थी, जैसे हर बात को जोड़कर कोई सच निकालने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, या तो मेरी जान बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। उसके होठों पर हल्की सी खतरनाक मुस्कान आई। अपनी पुरानी पहचान को मिटाकर एक नई पहचान में जीने की कोशिश कर रही हैं। वह थोड़ा रुका, नज़रें और भी गहरी हो गई, या फिर उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। बात कुछ और है, जिसका जवाब या तो मिस मन्नत दे सकती हैं या फिर अमृता और उसका परिवार। कुछ सेकंड की खामोशी छाई रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति आ गई, जैसे उसने कोई फैसला ले लिया हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो अच्छी बात है। अगर सच में मिस मन्नत की यादें धुंधली हो गई हैं, उसकी आंखों में अब एक अजीब सा जुनून था, तो मैं उनके साथ नई यादें बना लूँगा। ऐसी यादें जो वो चाह कर भी कभी भूल ना पाए। फिर उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई, और अगर उसने अपने शब्दों पर जोर दिया, ये सब सिर्फ एक्टिंग है, उसकी आंखें खतरनाक हो उठी, तो वो भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। उसने मुट्ठी हल्की सी भींची। देखता हूँ कब तक मेरी आंखों के सामने एक्टिंग करती हैं। तभी शिव ने अचानक से पूछा, तो किंग आगे का प्लान क्या है? हम मिस मन्नत को उदयपुर से मुंबई कैसे ले जाएंगे? वेदांश हल्का सा मुस्कुराया और आराम से सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा शिव। उसकी आवाज़ में वही पुराना रहस्य, वही कंट्रोल। शिव ने होठ भींच लिए। उसे आदत थी, किंग कभी भी अपने कार्ड्स पहले नहीं खोलता था। तभी दरवाजे की तरफ से एक आवाज़ आई, एक बहुत ही सॉफ्ट, सुरीली लेकिन अंदर से भारी, हेलो किंग। जैसे वो आवाज़ गूंजी, वेदांश और शिव दोनों की नज़रें एक साथ दरवाजे की तरफ उठी। वेदांश का चेहरा बिल्कुल शांत था, कोई खास एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन शिव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अचानक जोर से खांसी आ गई। वह वेदांश की तरफ देखा और मन ही मन कहा, आपने इस आफत को क्यों बुलाया किंग? दरवाजे पर खड़ी थी लूना, माफिया वर्ल्ड की सबसे प्रोफेशनल डॉक्टर, लेकिन सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक मल्टी टैलेंटेड खतरनाक दिमाग वाली प्लेयर और किंग की चहेती। वह एकमात्र इंसान थी जो वेदांश से मजाक कर सकती थी, और वह कभी बुरा नहीं मानता था। लूना धीरे धीरे अंदर आई। लंबी हाइट, गोरा शार्प चेहरा, आंखों में अजीब सी चमक। सुंदरता तो थी, लेकिन उसमें एक भी नरमी नहीं, ना कोई नजाकत, ना कोई झिझक। उसकी चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ एकदम माफिया जैसा। उसने हमेशा की तरह लड़कों वाले कपड़े पहने थे, जैकेट, बूट्स, बाल लंबे थे लेकिन बंधे हुए। उसकी हर हरकत में खतरा साफ दिखता था। शिव ने धीरे से बड़बड़ाया, मेरा तो आज फिर से काम तमाम, क्योंकि चाहे वो कितना भी किंग का खास क्यों ना हो, लूना के सामने वो हमेशा फंसी जाता था, और लूना उसे छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। लूना ने हल्की मुस्कान के साथ शिव की तरफ देखा और बोली, ओह, शिव बाबू भी यही हैं। उसकी आंखों में शरारत चमकी। फिर तो मजा आएगा। शिव ने तुरंत नजरें फेर ली और फिर वेदांश के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, किंग आपने इसे क्यों बुलाया? उसकी आवाज़ में साफ जलन थी। क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ? जो भी काम था मुझसे कहते। अब तक हर काम मैंने ही संभाला है, या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लूना अब तक चुप थी, लेकिन उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। उसने तिरछी नज़र से शिव को देखा और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। वह बोली, तो शिव बाबू, उसने धीमे लेकिन चुभते हुए कहा, इतनी इनसिक्योरिटी अच्छी नहीं होती। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। आप जानते तो हैं किंग की चहेती कौन है? उसने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे खुद की तरफ इशारा कर रही हो। और कुछ काम ऐसे होते हैं शिव बाबू, जो सिर्फ मैं कर सकती हूँ। उसकी आवाज़ और भी नरम हो गई, जो आप भी नहीं कर सकते। शिव के चेहरे का रंग बदल गया। ओह, ज़्यादा मत उड़ो, एनफ। वेदांश की ठंडी आवाज़ बीच में गूंज उठी। दोनों चुप हो गए। वेदांश ने हल्के से सिर उठाया, पहले शिव की तरफ देखा, फिर लूना की तरफ, और कहा, शिव। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन भारी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शिव थोड़ा शांत हुआ।
लेकिन कुछ काम सच में लूना ही कर सकती है। फिर उसने भव्य सिकुड़ते हुए दोनों को देखा। और एक बात बताओ, तुम दोनों हर वक्त ऐसे क्यों लड़ते हो? और शिव, तुम लूना से इतने चिढ़ते क्यों हो? शिव ने झट से कहा, तो क्या मैं इस आफत को सिर पर लेकर घूमूं किंग? उसने लूना की तरफ देखकर मुंह बनाया। मुझे इससे चिढ़ ही होती है। लूना की भव्य तुरंत सिकुड़ गई। वह सीधी होकर खड़ी हो गई और बोली, आफत? उसकी आवाज़ हल्की ठंडी हो गई। शिव बाबू, अगर मैं आफत हूँ तो मुझसे दूर ही रहिए। उसने तिरछी मुस्कान दी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये आफत सच में आपके सिर पर बैठकर तांडव करने लगे। शिव ने आंखें तरेरी। डराओ मत, लूना ने कहा। मैं डरा नहीं रही हूँ, और ऐसे भी मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझसे इतना चिढ़ते हैं? उसने हल्का से कंधा उचकाया। माना कि मैं किंग की चहेती हूँ, लेकिन किंग आप पर भी उतना ही भरोसा करते हैं। शिव एक पल के चुप हो गया, लेकिन चेहरा अब भी सख्त था। वह धीरे से बुदबुदाया, बस पसंद नहीं हो तुम। लूना हंसी। अच्छा, फिर वो भी धीरे से फुसफुसाई, यह बात कुछ और है शिव बाबू, पसंद आकर भी मान नहीं रहे हैं? लूना, शिव झल्लाया, ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है तुम्हें? वेदांश ये सब देख रहा था और समझ गया कि ये दोनों रुकने वाले नहीं हैं। उनका हमेशा का था, जब भी मिलते ऐसे ही लड़ते। दोनों के बीच में किंग का चहेता कौन है, इसकी लड़ाई चलती थी। वेदांश गहरी सांस ली और ठंडी आवाज़ में कहा, हो गया तुम दोनों का? दोनों एकदम चुप हो गए। अगर नहीं हुआ है, वेदांश ने बिल्कुल सीधा कहा, तो मैं कमरे से निकल जाता हूँ। तुम दोनों आराम से बैठकर लड़ लो। एक सेकंड रुका, और जब खत्म हो जाए लड़ाई तो मुझे बुला लेना, मैं काम की बात तब कर लूँगा। उसकी आवाज़ में हल्की झुंझुलाहट थी, लेकिन कंट्रोल पूरा। बस फिर क्या था, शिव और लूना दोनों एकदम सीधे खड़े हो गए और एक साथ बोले, सॉरी किंग। वेदांश ने उन्हें कुछ सेकंड तक देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाया, बेटर। लेकिन जैसे उसने नजरें हटाई, लूना ने धीरे से शिव की तरफ देखा और होठों ही होठों में बोली, आफत हूँ मैं? शिव ने दांत भिंचकर धीरे से कहा, चुप। लूना मुस्कुरा दी और शिव ने नजरें फेर ली। दोनों की नजरें अब वेदांश पर थी। कमरे में फिर वही सन्नाटा। वेदांश ने धीरे से कहा, लूना। लूना पूरी अटेंशन के साथ थी। वेदांश ने आगे कहा, तुम्हें मिस मन्नत से मिलना होगा, उनसे दोस्ती करनी होगी। जैसे ही मन्नत नाम उसके कानों में पड़ा, लूना की आंखें सच में फैल गई। क्या? उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैं सही सुन रही हूँ? फिर अचानक उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखने लगा। मतलब हमारी क्वीन मिल गई? वो हल्की सी हंसी। 3 साल बाद ही सही किंग, लेकिन आखिर मिल ही गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। किंग, मैंने उन्हें सिर्फ आपकी आंखों में ही देखा है, अब मैं पहली बार सामने से उन्हें देखूंगी। उसने दोनों हाथ आपस में टकराए। डैम, आई एम एक्चुअली एक्साइटेड किंग। शिव ने सैड से आंखें घुमाई और फुसफुसाया, ड्रामा शुरू। लूना ने उसे घूरा, लेकिन इस बार कुछ कहा नहीं। वेदांश ने हल्के से भव्य सिकोड़ लिए और कहा, लूना, बस एक शब्द, और वह तुरंत शांत हो गई। पहली बात, वेदांश की आवाज़ सख्त हो गई, अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखिए। लूना ने तुरंत सिर हिलाया, यस किंग। और दूसरी बात, वेदांश की नज़रें और गहरी हो गई, उनके सामने अपनी जुबान भी कंट्रोल में रखना। 1 सेकंड का पॉज हुआ और फिर आगे बोला, वो बहुत ही सक्की मिजाज की हैं। यह सुनते ही लूना का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। अब वो पूरी तरह प्रोफेशनल मूड में आ चुकी थी। अंडरस्टूड किंग। वेदांश आगे झुका और कहा, तुम्हें किसी भी तरह मिस मन्नत को मुंबई ले जाना होगा। कमरे का माहौल फिर भारी हो गया। शिव ने वेदांश की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। लूना अब ध्यान से सुन रही थी। वेदांश बोला, कैसे करोगी ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारा तरीका, तुम्हारी स्ट्रैटेजी। उसकी उंगलियां सोफे पर हल्के हल्के टकराने लगी। लेकिन रिजल्ट मुझे चाहिए लूना। मिस मन्नत मुंबई आनी चाहिए। लूना की आंखों में हल्की सी चालाकी चमकी। इंटरेस्टिंग किंग। वेदांश ने आखिरी बात कही और उससे पहले लूना, उसकी आवाज़ और धीमी हो गई, मुझे मिस मन्नत का पूरा मेंटल एनालिसिस चाहिए। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर लूना के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अब वह पूरी तरह अपने गेम में आ चुकी थी। गॉट इट किंग।
वहीं राठौर इंटरप्राइजेज। इस वक्त मयंक अपने केबिन में बैठा कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। कमरे में हल्की सी खामोशी थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। जैस्मिन अंदर आई। ब्लैक स्कर्ट और व्हाइट शर्ट में थी, बाल सलीके से बंधे हुए, चेहरे पर सादगी लेकिन फिर भी बेहद खूबसूरत। जैसे ही मयंक को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने आराम से फाइलें बंद की, पीछे कुर्सी पर टिक गया और हल्की मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। जैस्मिन ने एक ठंडी सांस ली। ये रोज का था, उसे अब आदत हो चुकी थी। सर, उसने धीरे से कहा, अगर आपको मुझे घूरना हो गया हो तो क्या हम काम की बात कर सकते हैं? मयंक की मुस्कान और गहरी हो गई। जैस्मिन ने कहा, ठीक 4 बजे आपकी क्लाइंट मीटिंग है और आपका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। मयंक ने धीरे से अंगड़ाई ली, कुर्सी से उठा और बेहद धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैस्मिन ने भौवें सिकोड़ ली, सर। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, मयंक ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? वह चौंक गई। आपको मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ना है ना? मयंक हल्का सा झुका, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और आप मुझे रिजेक्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। जैस्मिन की पलकें झुक गई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मयंक ने धीमे से कहा, प्यार करती हैं लेकिन मानती नहीं हैं। 3 साल हो गए जैस। उसकी आवाज़ में दर्द था। कब तक भागेंगी मुझसे? कब तक मुझे रिजेक्ट करेंगी? क्यों नहीं मान जाती कि हम शादी कर लें? जैस्मिन ने धीरे से अपनी नज़रें उठाई। उन आंखों में दर्द था, डर और कहीं गहराई में प्यार भी। मयंक का दिल कस गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। प्लीज़। जैस्मिन की आवाज़ हल्की काँप गई। जब भी आप शादी की बात करते हैं मैं वही कहूँगी। आप सच जानते हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मयंक का चेहरा सख्त हो गया। जैस्मिन ने नज़रें फेर ली और बोली, आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। उसकी आवाज़ अब ठंडी हो चुकी थी। आपको एक अच्छी लड़की से शादी करनी चाहिए। मेरे पीछे अपना समय बर्बाद मत कीजिए। मयंक ने अपने हाथ उसके कमर पर कस लिए और सख्त आवाज़ में पूछा, और अच्छी लड़की की डेफिनेशन क्या है? बताओ जैस। जैस्मिन की आंखें भर आई। वह बोली, वो जो साफ हो, जिस पर किसी का दाग ना हो। मैं वैसी नहीं हूँ। यह सुनते ही मयंक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने दांत भींच लिए। बस। उसकी आवाज़ तेज गूंजी, कितनी बार कहा है मैंने जैस, मुझे आपके पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके जिस्म से नहीं, आपकी रूह से। हर शब्द में सच्चाई थी। किसने आपको छुआ, कहाँ कहाँ छुआ, मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आप वही हैं जो आज मेरे सामने खड़ी हैं। जैस्मिन की आंखों से आंसू गिर पड़े। मयंक की आवाज़ धीमी हो गई। 3 साल से समझा रहा हूँ आपको, लेकिन आप है कि मानती ही नहीं है। फिर वो हल्की मुस्कान मुस्कुराया, लेकिन उसमें जिद थी। तो सुन लीजिए, जब तक आप मानेंगी नहीं मैं कोशिश करता रहूँगा। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखता हूँ कब तक आप मुझे रिजेक्ट करती हैं। मयंक की बातें सुनकर जैस्मिन की आंखों में भरे आंसू आखिर छलक ही पड़े। कुछ बूंदें उसके गालों पर लुढ़क गई। उसने तुरंत नज़रें झुका ली और झट से अपने आंसू पोंछ लिए, जिससे खुद को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हो। वह बोली, और हर बार मेरा इनकार ही रहेगा सर। उसकी आवाज़ अब फिर से नॉर्मल थी, लेकिन अंदर का दर्द छुप नहीं पा रहा था। मयंक कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से पीछे हट गया, अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर उसने थोड़ा अलग लहजे में कहा, वैसे आपको खुशखबरी मिल गई होगी। जैस्मिन ने भवें हल्की सी सिकोड़ ली। कौन सी खुशखबरी? मयंक ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, इस कंपनी का असली बॉस, यानी कि हमारा बॉस वापस आ गया है, वेदांश राठौर। उसकी आवाज़ में हल्की सी गंभीरता थी। फिलहाल वह उदयपुर में है, लेकिन बहुत जल्द राठौर एंटरप्राइजेस दोबारा ज्वाइन करेगा। जैस्मिन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ सर, जानती हूँ, न्यूज़ में देखा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। 3 साल बाद आखिर हमारे मिस्टर राठौर लौट आए। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक अलग सी चमक उभरी, जिससे दिल में कोई उम्मीद जाग गई हो। शायद। वो धीरे से बोली,
उनके लौटने से हमारी मन्नू भी लौट आए। ये सुनते ही मयंक का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक सख्ती उतर आई। जो लोग खुद छोड़कर जाते हैं ना, उसने धीमे लेकिन कड़े लहजे में कहा, उनसे लौटने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जैस्मिन ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोली, आप भी जानते हैं सर। उसकी आवाज़ में यकीन था। मन्नू कभी खुद से मिस्टर राठौर को छोड़कर नहीं जा सकती हैं। जरूर कोई बात रही होगी। उसने गहरी सांस ली और कहा, और आपने भी देखा था ना कैसे पूरी राठौर फैमिली ने सारा इल्ज़ाम उन्हीं पर डाल दिया, आयुष और अधिराज अंकल की मौत का। जैस्मिन की आंखें फिर से नम होने लगी। किसी ने उन्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों हर बार वही इंसान गलत साबित होता है जो सबसे कमज़ोर दिखता है? कमरे में सन्नाटा फैल गया। जैस्मिन की आवाज़ अब हल्की काँप रही थी। हमेशा आसान टारगेट वही बनता है जो खुद को डिफेंड करना नहीं जानता। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार उसकी नज़रें कहीं और चली गई, जैसे वह इस कमरे में नहीं अपने अतीत में खड़ी हो। उसे याद आ रहा था कैसे राव और जमीर ने मिलकर उसकी पूरी जिंदगी तोड़ दी थी। उसकी मुट्ठियाँ धीरे धीरे भिज गई। मयंक उसे देख रहा था। इस बार सिर्फ प्यार नहीं बल्कि उसका दर्द भी महसूस कर रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो जानता था कुछ जख्म शब्दों से नहीं सिर्फ वक्त से भरते हैं। वह चेयर से उठा और केबिन से बाहर निकल गया। वहीं जैस्मिन खुद से बुदबुदाई, प्लीज़ मनु, अब आप वापस आ जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आती है। फिर वह ठंडी आह भरी और कॉन्फ्रेंस रूम के लिए निकल गई। वहीं उदयपुर मन्नत किचन में थी। 3 साल पहले उसे एक कप चाय तक बनानी नहीं आती थी, लेकिन यादें क्या गई। मिसेस मेहता ने उसे किचन का हर हुनर सिखा दिया था। हालांकि वो ज़्यादा कुछ नहीं बना पाती थी, लेकिन इन पिछले 6 महीनों में तो मिसेस मेहता ने उसे काम ही काम करवाया था। उसने एक नज़र पूरे किचन में डाली और हल्का फुल्का कुछ बनाने के लिए सामान निकालने लगी। तभी अचानक उसके फ्लैट की डोरबेल बजी। घंटी की आवाज़ सुनते ही वो हल्का सा चौंक गई। हाथ में पकड़ा सामान वहीं रखकर उसने खुद से बुदबुदाया, इस वक्त कौन हो सकता है? फिर अचानक कुछ सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या अमृता वापस आ गई? ओ माय गॉड, शायद मेरे बिना उसका मन नहीं लगा होगा, या नानी की तबीयत ठीक हो गई होगी। ये सोचते ही उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई। वह जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने अमृता नहीं बल्कि लूना खड़ी थी, एकदम प्रोफेशनल लुक में, कॉन्फिडेंस से भरी हुई। उसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि मन्नत उसके सामने सच में एक मासूम बच्ची जैसी लग रही थी। मन्नत कुछ पल के लिए बस उसे देखती ही रह गई। वहीं लूना भी मन्नत को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल किए हुए थे। वो मन ही मन सोच रही थी, तो ये है हमारी क्वीन, कितनी मासूम है जिससे कोई बच्ची, और कितनी खूबसूरत है। अब समझी हमारे किंग का दिल इन्होंने ही क्यों चुराया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कहाँ हमारे किंग, खरूस पत्थर दिल गुस्सैल, और कहाँ ये प्यारी सी क्वीन। तभी मन्नत ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई और थोड़ी झिझक के साथ बोली, जी आप कौन? लूना तुरंत प्रोफेशनल मोड में आ गई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हेलो मैम, मैं ग्लोबल कंपनी की तरफ से आई हूँ। क्या मैं आपका कुछ कीमती समय ले सकती हूँ? मन्नत अब भी उसे ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर सवाल भी थे और हल्की सी सावधानी भी, क्योंकि उसे अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना था। इन 3 सालों में मन्नत ने बहुत मुश्किल से कुछ ही लोगों से बात की थी, और कल रात के हादसे के बाद तो उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। वो साफ तौर पर किसी अनजान इंसान से बात नहीं करना चाहती थी। तभी लूना ने बहुत शांत और प्रोफेशनल तरीके से अपने एक्सप्रेशन को और सॉफ्ट किए। उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कंट्रोल में थी, आवाज़ में भरोसा और संतुलन। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, प्लीज़ मैम, आप टेंशन मत लीजिए। आप चाहे तो मेरा आईडी कार्ड वेरीफाई कर सकती हैं। मैं सच में ग्लोबल कॉर्प के एचआर डिवीज़न से आई हूँ। उसने धीरे से अपना आईडी आगे बढ़ाया, लेकिन बिना ज़बरदस्ती किए, ताकि सामने वाले को स्पेस मिले। फिर बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट टोन में बोली, दरअसल कुछ हफ्ते पहले आपकी तरफ से एक जॉब इंटरेस्ट फॉर्म सबमिट हुआ था।
उसी के बेस पर हम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट से पर्सनली कनेक्ट कर रहे हैं। यह सुनकर मन्नत की भवें सिकुड़ गई। वह तुरंत बोली, लेकिन मैंने ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरा, आप शायद गलत एड्रेस पर आ गई हैं। लूना ने बिना घबराए बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया, संभव है फॉर्म किसी और ने आपकी तरफ से भरा हो। हमारे रिकॉर्ड में अमृता मेहता नाम मेंशन है। मन्नत एकदम चुप हो गई। उसके दिमाग में तुरंत अमृता का ख्याल आया। वह मन ही मन सोचने लगी, हो सकता है अम्मू ने ही भरा हो। उसे मेरी जॉब की मुझसे ज़्यादा चिंता रहती थी। उसके चेहरे पर हल्की झिझक आई। अब उसके सामने एक मौका भी था और रिस्क भी। कुछ पल सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और साइड हटते हुए बोली, आप अंदर आ जाइए। लूना अंदर आई। उसकी चाल, उसके बैठने का तरीका, सब कुछ बेहद संतुलित और कॉन्फिडेंट था। वो सोफे पर आराम से बैठ गई, जैसे यह सब उसके लिए बहुत नॉर्मल हो। मन्नत भी उसके सामने बैठ गई, लेकिन अभी भी उसका ध्यान दरवाजे पर था। उसने दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं किया था, ताकि अगर कुछ गड़बड़ लगे तो वह तुरंत बाहर निकल सके। लूना ने यह छोटी सी डिटेल नोटिस कर ली और उसने मन में हल्की सी मुस्कान आई। हमारी क्वीन सच में बहुत भोली और मासूम है, लेकिन उतनी ही दिमाग की तेज भी है। अच्छा है, हमारे किंग के लिए तो यही सही है। लेकिन उसके चेहरे पर इसका कोई असर नहीं दिखा। वो अब पूरी तरह अपने प्रोफेशनल मूड में आ चुकी थी। उसने अपना टैबलेट खोला, कुछ फाइल्स स्क्रॉल की और फिर बहुत क्लियर, कॉन्फिडेंट और स्ट्रक्चर्ड तरीके से बोली, मिस मन्नत, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। आपके फॉर्म में बेसिक डिटेल्स तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन एक सेक्शन मिसिंग है, मेडिकल प्रोफाइल। उसने हल्का सा पॉज लिया ताकि बात का वजन महसूस हो। हमारी कंपनी की पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। हम किसी भी कैंडिडेट को बिना बेसिक मेडिकल क्लीयरेंस के ऑनबोर्ड नहीं करते। यह सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि सेफ्टी प्रोटोकॉल है, आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी। वह आगे बोली, अगर आपके पास कोई मेडिकल हिस्ट्री, रिपोर्ट्स या कोई भी बेसिक हेल्थ रिकॉर्ड है तो आप मुझे दे सकती हैं। मैं उसे आपके प्रोफाइल के साथ अटैच कर दूंगी। और एक हल्की भरोसे वाली मुस्कान के साथ कहा, और हाँ, आपकी प्रोफाइल के बेस पर आपको एक काफ़ी अच्छा जॉब रोल मिल सकता है। मन्नत अब उसे ध्यान से सुन रही थी। उसके अंदर अभी भी डर था, लेकिन पहली बार उसे लगा कि शायद यह मौका सच भी हो सकता है। लेकिन तभी अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी भवें हल्की सिकुड़ गई और उसकी नज़रें सीधे लूना पर टिक गई। वह बोली, एक मिनट, आपने अभी कहा कि मेरे फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, यानी कि अमृता ने भरा था, राइट? लूना चुपचाप सुन रही थी। मन्नत आगे बोली, तो फिर एक बात बताइए, अगर आप इतनी बड़ी कंपनी से हैं तो आपने अभी तक मेरे सर्टिफिकेट्स के बारे में बात क्यों नहीं की? उसकी आवाज़ अब थोड़ी सख्त हो गई थी। क्या आपको पता है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और अगर फॉर्म भरा गया होगा तो उसमें सर्टिफिकेट सेक्शन भी ज़रूर होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो सेक्शन खाली ही होगा, पक्का। वह थोड़ा आगे झुककर बोली, तो फिर किस बेस पर आप मुझे अच्छी जॉब ऑफर कर रही हैं? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लूना एक सेकेंड के लिए रुक गई। अंदर ही अंदर वो खुद को कोस रही थी। कमाल है लूना, इतनी छोटी डिटेल मिस कर दी। किंग सच में मेरी जान ले लेंगे। और शिव बाबू, तुम्हें तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुमने जानबूझकर मुझे यह इन्फॉर्मेशन नहीं दी ताकि मेरी परफॉर्मेंस किंग की नज़रों में खराब हो जाए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी शिव बाबू। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। चेहरे पर वही प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस वापस आ गया। वह बोली, गुड क्वेश्चन मिस मन्नत। उसकी आवाज़ अब स्थिर थी, और ऑनेस्टली मुझे उम्मीद थी कि आप ये सवाल ज़रूर पूछेंगे। फिर वो मन ही मन बोली, लेकिन मैं जवाब क्या दूँ? मैं तो फंस गई। अब मैं क्या करूँ? वही मन्नत का चेहरा अब गंभीर हो गया था। वह शक की निगाहों से लूना को देख रही थी। दूसरी तरफ वेदांश अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसकी नज़रें उन दोनों पर टिकी थी, लेकिन जैसे ही मन्नत की आवाज़ सुनी, उसकी उंगलियां वहीं रुक गई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उस आवाज़ को अपने अंदर उतार लेना चाहता हो। हालांकि कल भी उसने मन्नत की आवाज़ उसकी नींद में सुनी थी, लेकिन फील वो आज कर रहा था। उसकी सांसें धीमी हो गई, आंखों के कोनों में हल्की नमी उतर आई। वो बहुत धीमे से बोला, जान। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई,
लेकिन आंखों में दर्द साफ था। आपकी ये वाली आवाज़ सुनने के लिए तो मैं तरस गया था। उसने सिर हल्का झुका लिया। कौन कहता है कि मैं आपसे इश्क करता हूँ? उसकी आवाज़ और भी गहरी हो गई। मैं तो अपनी मन्नत का इबादत करता हूँ। एक लंबी सांस ली। 3 साल आपकी ये आवाज़, आपका ये मासूम चेहरा और आपका ये एटीट्यूड। उसने आंखें खोली और स्क्रीन पर मन्नत को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। सब देखने के लिए मैं तरस गया था। उसकी नज़रें अब और भी गहरी हो गई, जैसे उसे पढ़ रहा हो। आपकी यादें है या नहीं ये तो नहीं पता। वेदांश के होठों पर हल्की सी शैतानी मुस्कान आई। पर आपका एटीट्यूड वो बिल्कुल भी नहीं बदला। आज भी लोगों को अपनी बातों में उलझा ही देती है, अपने सवाल से चुप करा ही देती है। स्क्रीन के इस पार मन्नत सवाल करे थी और उस पार कोई था जो उसे हर पल महसूस करा था। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे क्या मन्नत लूना के इस ऑफर को सच में स्वीकार करेगी या इसके पीछे छुपा सच उसकी ज़िंदगी को फिर से बदल देगा। और क्या वेदांश का यह खेल मन्नत को अपने करीब लाएगा या उससे दूर कर देगा। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।